नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो उसका पार्ट है, यानी कि विकारी शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्रिया। तो क्रिया भी एक विकारी शब्द है, यानी कि जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। उसकी परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ ली, उसके अलग अलग भेदों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्रिया, उसके भेद। तो अभी तक हम यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आपने देखा, जैसे हमने सबसे पहले काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए थे क्रिया के, जिसमें हमने, जैसे मैंने आप लोगों को नोट भी करवाया था, तो यहाँ पर कुछ अलग तरह के, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ अलग तरह के और एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि आपने काफी सारे एग्जाम्पल लास्ट सेशन में कर लिए थे। तो जैसे गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पर क्रिया का होना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिया का करना, यह छात्र है, स्थिति बोध। तो अलग अलग तरह की यहाँ पर क्रियाएं बताई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रिया के भेद, जो मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, क्रिया के भेद दो बताए थे। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों में हमने दो चीजें यहाँ पर पढ़ी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जो अकर्मक क्रिया है उसको भी हमने यहाँ पर पढ़ा, और साथ ही सकर्मक क्रिया को भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो जैसे मैंने अकर्मक क्रिया में क्या बताया कि अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म जो है उपस्थित नहीं होता। ठीक है, क्या बताया कि आपका कर्म जो है वो नहीं होता है, यानी कि अ का अर्थ होता है बिना और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। ठीक है, तो अकर्मक यानी कि बिना कर्म के। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बालक जाग गया है, यह विद्यालय है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको अकर्मक क्रिया की पहचान भी बताई थी कि कैसे करेंगे अकर्मक क्रिया की पहचान। तो अकर्मक क्रिया से पहले हमें लगाना है क्या और किसे। तो जब हम क्या और किसे लगाते हैं और हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, अकर्मक क्रिया में हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है। जब हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो उसमें हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है। जैसे रमेश भाग रहा है, ठीक है, क्रिया से पहले कौन, कहाँ, कैसे नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, क्या और किसे, केवल लगाएंगे क्या और किसे। यहाँ पर हम कौन, कहाँ, कैसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर निम्न क्रियापद, क्रियापदों के विषय में मैंने आपको बताया था, जो कि हमेशा अकर्मक होते हैं, हमेशा अकर्मक होते हैं। ये नोट कर लीजिए कि निम्न क्रियापद हमेशा अकर्मक होते हैं। इनको अलग से एक बॉक्स इस तरह से बनाकर इसको आप नोट कर सकते हैं कि निम्न क्रियापद हमेशा अकर्मक होते हैं। कौन कौन से? हंसना, रोना, सोना। जैसे मैंने कहा था बालक सोया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दिए थे कि आप इस तरह के इन एग्जाम्पल्स को और इसमें और एग्जाम्पल लिख के लाएंगे। और जैसे यहाँ पर देखिए, हंसना, रोना, उठना, बैठना, जागना, कूदना, लेटना, गिरना, उछलना, आना जाना, चीखना, भागना, ये सब क्या है? ये सब आपके क्रियापद हैं जो कि अकर्मक है, जो कि अकर्मक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने अकर्मक क्रिया के भी जो भेद हैं उनको हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने सकर्मक क्रिया के भेदों को डिस्कस किया था कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। हमने सकर्मक क्रिया के कौन कौन से भेद यहाँ पर पढ़े थे? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रिया एक ही स्थान पर होती है और उसकी स्थिति जो है स्थिर होती है। क्रिया की स्थिति जो है
स्थिर होती है। देखिए क्रिया का आप देखेंगे जैसे हमने कहा दौड़ना क्रिया है, लेकिन क्या है यहाँ पर स्थिति जो है स्थिर नहीं है। चलना क्या है, स्थिति जो है स्थिर नहीं है। उसके बाद हंसना, रोना, लेकिन ये जो है आपका स्थिर स्थित्य तर्क क्रिया, इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी क्रिया है ये अकर्मक है, लेकिन इसमें क्या होता है क्रिया एक ही स्थान पर होती है। जैसे अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं, अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं। दर्पण अभी अभी टूट गया, सब सरबजीत मर गया, नेताजी आज दिल्ली में ठहरे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे गत्यर्थक क्रिया जो जिसमें गति हो रही है, तो गति हो रही है जैसे मैंने बताया कि मैदान में दौड़ रहा है, बंदर कूद रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पानी तेज बह रहा है, बच्चे कूद रहे हैं। तो ये सब क्या है आपका गत्यर्थक है, यानी कि जो फ्लो कर रहे हैं, जो चल रहे हैं। उसके बाद अपूर्ण अकर्मक, यहाँ पर वाक्यकर्ता की दृष्टि से पूर्ण होते हुए भी पूरक पद के बिना अपूर्ण प्रतीत होते हैं। जैसे पहचान, कौन लगाने पर यहाँ पर आपकी जिज्ञासा बनी है, वह है कौन, छात्र, मीठा है क्या, फल, अब धनी हो गया, कौन, वह। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसके भी काफी सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े सकर्मक क्रिया के। जैसे हमने कहा है इसमें कर्म आवश्यक होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म के कारण वाक्य में क्रिया का अर्थ पूर्ण स्पष्ट होता है, क्योंकि कर्म है इसीलिए क्रिया का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, क्रिया हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। जैसे सनी ने रामायण पढ़ी, सनी ने रामायण पढ़ी। सिपाही देश की रक्षा करते हैं, सिपाही देश की रक्षा करते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, यहाँ पर जो कर्म है वो उपस्थित है और इसकी पहचान के लिए हमें क्रिया से पहले क्या और किसे लगाएंगे, इसकी पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या और किसे लगाएंगे। जैसे सनी ने क्या पढ़ा या सनी ने क्या पढ़ी, सिपाही किसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, अध्यापक किसको पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप जब लगाएंगे करेंगे तो आपको तुरंत उत्तर प्राप्त हो जाएगा और वही है सकर्मक क्रिया, जहां पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है। और सकर्मक क्रिया के भेद मैंने आपको बताए थे, पूर्ण एक कर्मक क्रिया यानी कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो जिसमें एक कर्मक क्रिया क्या है, इसमें एक कर्म होता है, नोट किया था लास्ट सेशन में, सबने नोट किया था अपनी नोटबुक में, जिसमें एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वेद व्यास ने महाभारत लिखा, वेद व्यास ने महाभारत लिखा, महर्षि वेद व्यास ने क्या लिखा, महाभारत लिखा। कामिनी चित्र बना रही है, हमने ताजमहल देखा, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। और जो मैंने आपकी नोटबुक में नोट करवाए थे एग्जाम्पल, वो कुछ इस तरह से थे। माताजी, जो मैंने आपकी नोटबुक में नोट कराए थे जो एग्जाम्पल, वो कुछ इस तरह से थे, ध्यान दीजिएगा। माताजी खाना खिलाती है, और था माली पानी देता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। साथ ही इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ पर आपको बताने का यही एक रीजन है कि इसमें आपके एग्जाम्पल और यहाँ पर कुछ दे दिए गए हैं जिससे आपको और अच्छे से ये समझ आ जाएगा।
तो सकर्मक क्रिया के भेद जो है, इसमें एक कर्मक क्रिया है सबसे पहले, उसके बाद द्विकर्मक है। तो एक कर्मक में क्या होता है, एक ही कर्म होता है और अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे एक कर्मक क्रिया हमने पढ़ी। अब इसके बाद जो हमने एग्जाम्पल है वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अब देखिए द्विकर्मक क्रिया में आप देखिए कर्म दो कर्म एक साथ संयुक्त होते हैं, यानी कि दो कर्म होते हैं। और मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि एक कर्म हमेशा सजीव होता है और एक कर्म निर्जीव होता है। सजीव निर्जीव यानी कि जैसे अभी मैं आपको कंफर्म करूंगी आगे। सजीव कर्म क्रिया से दूर और कारक के साथ होता है, और जबकि निर्जीव कर्म क्रिया के पास होता है और कारक के बिना होता है। ये भी क्लियर करूंगी मैं। आप पहचान कैसे करेंगे किसे, ठीक है, सजीव के लिए और क्या निर्जीव के लिए। जो किसे शब्द है वो सजीव के लिए प्रयोग करेंगे और क्या जो है वो निर्जीव के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी ने हमें रुपए दिए, पिताजी ने हमें रुपए दिए, मैंने कुत्ते को खाना खिलाया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो क्रिया होती है, ठीक है, जो क्रिया होती है उसके विषय में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्रिया जैसे मैंने पहले एक कर्मक में बताया, तो अब द्विकर्मक में माताजी माताजी बच्चे को खाना खिलाती है। माताजी बच्चे को खाना खिलाती है। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, माली पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है। तो मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको क्या बताया, कुछ चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई अभी अभी। तो वो क्या है, आप देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि एक कर्म, यहाँ पर दो कर्म संयुक्त होते हैं जिसमें पहला आपका सजीव कर्म होता है, दूसरा आपका निर्जीव कर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माता जी बच्चे को खाना खिलाती है। दो कर्म है, बच्चा और खाना। तो बच्चा क्या है, सजीव कर्म है, खाना जो है वो निर्जीव कर्म है। यहाँ पर क्लियर हुआ कि दो कर्म होते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि सजीव कर्म क्रिया से दूर और कारक के साथ होता है। सबसे पहले तो क्रियापद छाटिए आप फटाफट। तो क्रियापद क्या है, खिलाती है और देता है। खिलाती है और देता है, ये दोनों आपके क्रियापद है। ठीक है, तो सजीव कर्म में सजीव कर्म क्रिया से दूर होता है और कारक के सहित होता है, जबकि निर्जीव कर्म क्रिया के पास होता है और बिना कारक के होता है। अब देखिए सजीव कर्म, बच्चे को, ये क्या है, कारक है। कारक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं क्लास 8th में आप लोगों को। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो अभी आगे यहाँ पर भी 9th में भी बहुत अच्छे से मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगी ये टॉपिक। तो माता जी बच्चों को खाना खिलाती है, को जो है वो कर्म कारक की विभक्ति है। तो वो किसके साथ लगी हुई है, सजीव कर्म के साथ लगी हुई है। जहां पर कहा कि वो आपका क्रियापद से दूर होता है, क्रियापद है खिलाती है, तो वो उससे काफी दूर है दूसरा कर्म, और साथ ही विभक्ति के साथ है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माली पौधों को, पौधे क्या होते हैं, पौधे भी सजीव हैं, सजीव कर्म है और उसके साथ भी को की विभक्ति लगी है। और आप देख सकते हैं काफी दूर है जो क्रियापद है उससे। लेकिन दूसरा आप देख सकते हैं, जो दूसरा आपका यहाँ पर कर्म है खाना और पानी,
ये दोनों ही निर्जीव कर्म है और बिना कारक के हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि माताजी बच्चे को खाने को खिलाती है, पौधों को माली पौधों को पानी को देता है, तो ऐसा नहीं है। ये निर्जीव कर्म है, यानी कि यहाँ पर कर्म नहीं है और ये क्रिया के बिल्कुल नजदीक है, जैसे कि पानी देता है, खाना खिलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से यहाँ पर जो एक कर्मक और द्विकर्मक जो ये क्रियाएं हैं, ये यहाँ पर हमारी क्लियर होती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर अगला पढ़ा था वो था एक तरह से पूर्ण सकर्मक अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है? इसमें कर्म के होने पर भी पूरक पद के अभाव में अर्थ अपूर्ण बना रहता है। यानी कि ये जो आपकी सकर्मक क्रिया है, इसमें क्या होता है? पूर्ण पद यानी कि पूरक पद के अभाव में, जो पूरक पद होता है जिससे कि आपका वाक्य जो है पूरा होता है, उसके अभाव में अर्थ जो है अपूर्ण बना रहता है। जैसे यहाँ पर मानना, समझाना, चुनना, बनाना आदि क्रियाओं में पूरक पद की आवश्यकता होती है। यानी कि जो ये क्रियाएं हैं ना, जैसे मानना, मानती है या समझता है, चुनता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक पूरक पद की भी आवश्यकता होती है उसे, यानी कि पूरक पद जो है उसकी भी एक आवश्यकता होती है। तो जैसे राधा श्याम को मानती है, राधा श्याम को मानती है। अब क्या मानती है? राधा श्याम को प्रिय मानती है। ठीक है, ये क्या है? पूरक पद है, ये कर्म है, इसमें कर्म है लेकिन पूरक पद नहीं है, इसीलिए ये एक तरह से अपूर्ण लग रहा है। तो राधा श्याम को मानती है। ठीक है, शांतनु सभी को समझता है, शांतनु सभी को समझता है। तो देखिए शांतनु जो है सभी को समझता है, यहाँ पर बताया गया है। तो शांतनु सभी को क्या समझता है? चतुर समझता है। शांतनु सभी को क्या समझता है? चतुर समझता है। बहू ने पति को लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा, पत्र। ठीक है, तो ये कुछ जो आपकी क्रियाएं हैं, ये क्या है? ये आपकी एक तरह से अपूर्ण सकर्मक है तो सकर्मक, लेकिन क्योंकि इसमें आपके पूरक पद का अभाव है, इसीलिए ये आपका सकर्मक अपूर्ण सकर्मक है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर आपकी क्रिया के जो भेद है कंप्लीट कर लिए थे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में एक बार यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, अंतर देख लीजिए। जैसे जगना, ठीक है, जगना क्या है? आपका अकर्मक है, लेकिन जगाना ये क्या है? सकर्मक है। उड़ना अकर्मक है, उड़ाना सकर्मक है। मरना अकर्मक है, मारना सकर्मक है। चमकना अकर्मक, चमकाना सकर्मक। हंसना अकर्मक, हंसाना सकर्मक। करना अकर्मक, कराना सकर्मक। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने अकर्मक और सकर्मक क्रिया को हमने क्लियर किया है। और यानी कि एक तरह से हमने जो पूरा टॉपिक है, यानी कि जो आपका कर्म के आधार पर क्रिया था, वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा था, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। आगे हम देखिए ये क्रिया के अन्य भेद हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो मेन टॉपिक था हमारा वो था रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो लास्ट देखिए हमने यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया को पढ़ा था, उसके बाद देखिए मैंने और भी काफी चीजें आपको यहाँ पर बता दी हैं उसके अलावा भी। और अगला जो टॉपिक है वो है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो बिल्कुल उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो चीजें आपने नोट डाउन की थी वही आप यहाँ पर नोट करेंगे आगे, वहीं से
रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद लिख लिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से भी क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कौन कौन से दो भेद होते हैं वो ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहला है रूढ़ और दूसरा है यौगिक। पहला रूढ़ और दूसरा है आपका यौगिक। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला रूढ़ और दूसरा यौगिक। तो चलिए सबसे पहले रूढ़ क्रिया क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। पहला भेद रूढ़ क्रिया, ये रचना की दृष्टि से। ठीक है, रूढ़ क्रिया। आप देखिए रूढ़ क्रिया किसे कहते हैं? रूढ़ क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया की रचना धातु से होती है, जिस क्रिया की रचना धातु, अब शुरुआत में ही बता दिया था धातु किसे कहते हैं। जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ कहते हैं, उसे रूढ़ कहते हैं, उसे रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, कुछ एग्जाम्पल कौन बताएगा? कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए थे कि जिस क्रिया की रचना धातु से होती है तो उसे रूढ़ कहते हैं। धातु से कैसे क्रिया की रचना होती है? धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? क्योंकि ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। देखिए अगर आप इस तरह से अगर याद नहीं करेंगे साथ के साथ तो आपकी काफी चीजें जो है छूट जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा आपका यहाँ पर पढ़ने का। तो जैसे मैं कहती हूँ कि सारी चीजें आपको साथ के साथ याद करनी है। तो धातु मैंने आपको बताया था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जैसे लिख, पढ़, ठीक है, चल। तो यहाँ पर हमने कहा कि जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ कहते हैं। अब देखिए इनमें हमने कहा यदि हम ना प्रत्यय लगा दें तो ये एक सामान्य क्रिया बन जाएगी और सामान्य क्रिया ही आपकी रूढ़ क्रिया है। तो देखिए जैसे लिखना, ठीक है, पढ़ना, चलना, खाना, पीना आदि, ये सब क्या है? ये रूढ़ क्रियाएं हैं। इन्हें रूढ़ क्रियाएं क्यों कहा है? क्योंकि इनका निर्माण हुआ है धातु से, और धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप ही धातु है। और क्रिया के मूल रूप में यदि हम ना प्रत्यय लगा दें तो वो क्या बन जाता है? एक तरह से आपका क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है और यही रूढ़ क्रिया है। जो सामान्य क्रिया है वही रूढ़ क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पहला आपका टॉपिक है रूढ़ क्रिया, वो आपका क्लियर होता है। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही इजी है। केवल आपने देखिए थोड़ा सा आपने, तो देखिए यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि धातु किसे कहते हैं, आपने ये याद रखना है। तो क्लियर हुआ आप सभी को?
क्लियर हुआ जो हम पढ़ रहे हैं? हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, जो भी हम पढ़ रहे हैं क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तो बच्चे आप लोगों को समझ आ रहा है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टॉपिक? समझ आ रहा है आप लोगों को? हैंड रेज करके बताएंगे, हाथ खड़ा करके बताएंगे। यस, वेरी गुड। और मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं इसे। कोई भी बच्चा मुझे लिखता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये सारे बहुत कॉमन से टॉपिक होते हैं, लेकिन जरूरत के टाइम पे ये आप नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे से नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यौगिक क्रिया नंबर 2। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया नोट करेंगे सभी। अब जैसे हमने रूढ़ के लिए बताया कि जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे हम रूढ़ क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया क्या होती है? अब देखिए, यौगिक में आप सभी को पता है जहां पर एक से ज्यादा तत्व मिलते हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा तत्व, एक से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो वो बनता है यौगिक, उसे कहते हैं यौगिक। तो जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है, नोट कीजिए, जिस क्रिया की रचना, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा जो यौगिक क्रिया है, जैसे अब देखिए हमने कहा कि ये एक से अधिक तत्वों से बनती है। अब जैसे हमने लिखना एग्जाम्पल दिया था किसका? आपका रूढ़ क्रिया का, जो सामान्य क्रिया है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लिखवाना। ठीक है, जैसे आते जाते रहना, आते जाते रहना। पढ़वाना, बताना, बड़बड़ाना, आदि। ये सब क्या है? ये आपके है यौगिक क्रिया। ये सब क्या है? आपके यौगिक क्रिया है। तो यहाँ पर आपने एक तरह से यौगिक क्रिया के जो भेद हैं वो भी हम इसके आगे पढ़ेंगे। यौगिक क्रिया के काफी सारे भेद होते हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है ना, लिखवाना। तो लिखवाना में क्या आएगा कि हम किसी को प्रेरित कर रहे हैं लिखने के लिए। संयुक्त क्रिया यानी कि जहां पर क्रिया जो है मिक्स हो रही है। नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे किसमें? यौगिक क्रिया के भेदों में। तो आज यहाँ पर आप इसको अभी तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर क्रिया के जो भेद हैं उनको हमने पढ़ा, और साथ ही हमने क्रिया के आगे दूसरा भेद जो रचना की दृष्टि जो क्रिया के भेद हैं उनको हमने पढ़ा। तो इस तरह से आज जो हमने पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए, और टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।